सो हेलो स्टूडेंट्स, अब जैसे कि हमारे क्लास 11 का बिज़नेस स्टडीज़ का भी स्कूल में प्री बोर्ड होने जा रहे हैं, तो 11th क्लास के लिए बिज़नेस स्टडीज़ के लिए मटेरियल कम अवेलेबल है। तो अभी क्या है, अभी पूरा पैटर्न चेंज हो चुका है इस साल, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं, बल्कि ज़्यादा क्या पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव का ही आएगा। अब टेंशन स्टूडेंट्स को ये है कि मटेरियल कहीं मिल नहीं रहा है, और एग्ज़ाम्स अभी प्री बोर्ड में जो स्कूल्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं वो भी आने वाले हैं, यानी नेक्स्ट वीक से ज़्यादातर मेजॉरिटी स्कूल्स में। अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कहीं मटेरियल नहीं है, और उनको टेंशन ये है कि पहली बार ऐसा हो रहा है हिस्ट्री में सीबीएसई में कि नाइन्थ से लेके 12th तक के, और 12th में तो लास्ट ईयर भी था ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे थे, वो भी 20 मार्क्स के आ रहे थे, ज़्यादातर नहीं आ रहे थे। लेकिन इस साल क्या हुआ है कि 9th से लेके 12th तक ज़्यादातर, मतलब पूरी चारों की चारों क्लासेस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे एग्जाम्स में। तो अभी बच्चों को डर ये है कि किस टाइप के आएंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो ज़्यादा डर है, और कैसे उनकी प्रिपरेशन करनी है। तो जस्ट आज की जो वीडियो है वो यही बताने के लिए है कि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आएंगे, बस पैटर्न मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि पैटर्न इस तरीके का आएगा। और अभी स्टूडेंट्स के जैसे एग्ज़ाम आ रहे हैं स्कूल्स में, तो वो किस तरीके से प्रिपेयर करें और कैसे क्वेश्चंस को लेके चलें, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन से डिसएग्री करते हैं, मतलब उसके आंसर से डिसएग्री करते हैं, जो आंसर मैं बताऊंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका आंसर अपने हिसाब से जो आपको लगता है वो आप बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप लोग का एग्री होना ज़रूरी है आंसर के साथ। तो आप अगर एग्री नहीं करते हैं आंसर के साथ, पर्टिकुलर आंसर के साथ जो मैं बताऊंगी, तो वरना आप अपने हिसाब से जो आपको आंसर लगे तो उसे एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, और उसका सॉल्यूशन भी हो सके तो अपने दिमाग से सोचिएगा, और साथ के साथ अपना कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच द फॉलोइंग कॉजेज ऑफ रिस्क विद देयर रिलेटेड एग्जांपल। कि जो हमारे कॉजेज है, हमने चैप्टर कौन से चैप्टर में पढ़े थे, फर्स्ट चैप्टर में हमने कॉजेज पढ़े थे रिस्क के, क्या क्या कारण होते हैं रिस्क होने के, खतरा होने के बिजनेस में, और उसके एग्जाम्पल से हमें रिलेट करके हमें मैच करना है। अब मैच करके क्या करना है, देखो स्ट्राइक बाय वर्कर्स, की वर्कर के द्वारा जो स्ट्राइक की गई है वो कैसा कॉज है, इकोनॉमिक कॉज नहीं है वो। ठीक है। सेकंड है लॉस बाय अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, नेचुरल है, तो ये इसके सामने है ही नहीं, तो ये भी नहीं है। फॉल इन डिमांड, ये क्या है, ये क्या है, फॉल इन डिमांड, ये इकोनॉमिक कॉज है। ठीक है। तो अब देखो जैसे ही सीरियल में लगे हुए ऐसा तो नहीं है, अब ये कैसे मैच होगा, स्ट्राइक बाय वर्कर्स, वर्कर के द्वारा जो स्ट्राइक की गई है वो ह्यूमन कॉज है। ठीक है। लॉस बाय अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के द्वारा जो लॉस हुआ है वो क्या है, नेचुरल कॉज है। मैं बात करूँ फॉल इन डिमांड, कि डिमांड में फॉल आया तो वो है हमारा इकोनॉमिक कॉज। अब ये बनेगा कैसे, देखो पार्ट जो ए है हमारा, ये इसका क्या है, सेकंड, जो 2 वाला है हमारा उसका क्या बनेगा, थर्ड, जो 3 है हमारा उसका क्या बनेगा, फर्स्ट। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। अब देखो स्टूडेंट्स, ये आपको एक तरीके से केस स्टडी में दिया हुआ है। अब केस स्टडी में दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है और पता लगाना होता है कि वो किस चैप्टर और किस टॉपिक में से है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये बोल रहा है कि पैसेज ध्यान से पढ़ो और जो उसके नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, यानी देखो ये रहे क्वेश्चन, ये रहा पहला ए फिर बी, ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके आंसर देने इसमें से पढ़कर, इस पूरे पैराग्राफ में से पढ़कर। तो चलिए पता लगाते हैं क्या क्या इसके आंसर हैं। सारांश एंड विशाल हैव देयर पैरामेडिकल फैक्ट्री इन जयपुर। सारांश और विशाल 2 लड़के हैं जिनकी पैरामेडिकल फैक्ट्री है जयपुर में। देयर मेन फोकस इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स, इनका मेन फोकस कहाँ पे है, प्रोडक्ट की क्वालिटी प्रोवाइड करने में। कस्टमर्स अपने जो कंज्यूमर हैं उनको प्रोडक्ट की क्या देनी है, क्वालिटी देनी है, वो भी रीजनेबल प्राइस पे, एक ऐसा प्राइस जिसे हर कोई अफोर्ड कर सके। दे प्रोक्योर द सर्विस रेन्यूड मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड मिस्टर एंड्रयू फ्रॉम जर्मनी हु गिव्स देम फीडबैक अबाउट। उन्होंने क्या किया, एक सर्विस प्रोवाइड करी जिसमें कि उनके जो मेडिकल स्पेशलिस्ट उन्होंने बुलाए अमेरिका से। ठीक है, अमेरिका से वो क्या, उनके जो मेडिसिन हैं उनका फीडबैक लेने के लिए। ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कंपटीशन, उन्होंने अमेरिका से एंड्रयू एक प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, उनको बुलाया ताकि वो फीडबैक दे सकें कि कैसे हैं, उसमें कोई कमी तो नहीं है, या कुछ क्वालिटी में कमी तो नहीं है, प्राइस ज़्यादा तो नहीं है, या कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है इसके अंदर।
ठीक है। क्यों बुलाया था? कि ताकि प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, मेडिसिन की जो क्वालिटी है, उन्हें इम्प्रूव कर सकें। और क्यों इम्प्रूव करना है? क्योंकि मार्केट में जो कंपटीशन है वो इंक्रीज़ हो रहा है विथ फॉरेन पैरामेडिकल कंपनीज़ के साथ, जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं। देयर मार्केट शेयर इज़ डिक्रीजिंग, उनका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी डिक्रीज़ होता जा रहा है। दे आर सफरिंग ह्यूज लॉसेज, वो बहुत ज़्यादा लॉस से सफ़र कर रहे हैं। ठीक है। टू इंश्योर देयर एग्जिस्टेंस इन द मार्केट, उन्होंने अपने मार्केट में एक अस्तित्व बनाने के लिए फिर से देयर मैनेजमेंट इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन फुल यूसेज ऑफ मशीन्स, उन्होंने वापस से अपना एग्जिस्टेंस बनाने के लिए मार्केट में फोकस करने लगे अपनी मशीन्स का, रिड्यूसिंग वेस्टेज को उन्होंने कम करना चाहा, ताकि हमारी वेस्टेज कम हो तो कॉस्ट कम आएगी तो क्या होगा, प्रोडक्ट का जो हम क्वालिटी लगा रहे हैं, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी में पैसा लगाना है वो बढ़ जाए, ताकि वेस्टेज कम होगी तो हम कहाँ लगा पाएंगे पैसा, उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने में। एंड इफेक्टिव प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट का जो प्रमोशन है वो हाई लेवल पे करने लगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट का प्रमोशन है वो हाई लेवल पे करने लगे, जिससे कि उनकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू इंश्योर देयर एग्जिस्टेंस इन द मार्केट देयर मैनेजमेंट इट्स कंसनट्रेटिंग विच इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज इंडिकेटेड दिस स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, आपको याद हो कि हमने यहाँ पर 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन के, यानी बिजनेस के। एक होता है प्रॉफिट, सर्वाइवल और ग्रोथ। प्रॉफिट में, सर्वाइवल में क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस कोशिश करता है कि जब मैं नया मार्केट में आऊँ तो मैं खाली सर्वाइव हो पाऊँ, यानी मतलब टिक पाऊँ मार्केट में, कि जितना मैंने खर्चा लगाया है अपने इस प्रोडक्ट को बनाने में, इस बिज़नेस को एग्जिस्ट करने में, उतना मैं कवर कर पाऊँ। सर्वाइवल में ये होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉफिट में क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रॉफिट में ये होता है कि प्रॉफिट में आप सर्वाइवल से थोड़ा ऊपर सोचते हो, यानी आपने जितना लगाया आप उससे एक्स्ट्रा सोचते हो कि आपको उससे थोड़ा सा कुछ बच जाए, और अगर बच रहा है तो वो आपका प्रॉफिट है। ग्रोथ में क्या होता है कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की सोचते हो, यानी उसके अलग अलग ब्रांच खोलने की सोचते हो, उसके डिपार्टमेंट खोलने की सोचते हो, एम्प्लॉयज़ बढ़ाने की सोचते हो, प्रोडक्ट और बढ़ाने की सोचते हो, तो ये सारा काम होता है। अब उसमें बोला है कि अपने एग्जिस्ट को बढ़ाने के लिए मार्केट में उन्होंने क्या शुरू किया, अपने मैनेजमेंट में क्या, किस पे फोकस करने लगे, किस पे, कि वो मार्केट में सफ़र कर, यानी खाली सर्वाइव कर सकें। ये देखो, इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है? इस सेंटेंस का मतलब देखो, विच इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज इंडिकेटेड दिस स्टेटमेंट, कौन सा ऑब्जेक्टिव दर्शा रही है, कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव दर्शा रही है ये लाइन, यानी ये स्टेटमेंट। टू इंश्योर देयर एग्जिस्टेंस इन द मार्केट देयर मैनेजमेंट इज कंसंट्रेटिंग, यानी सर्वाइवल के लिए ये लाइन दर्शा रही है। अब देखो, सर्वाइवल का मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, अगर आपको थोड़ा डाउट हो तो आपको क्या है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, इससे क्या है कि हमें थोड़ा याद आ जाता है जब हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये पढ़िए स्टूडेंट्स। The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competition market for a long period of time. It is possible only when it is able to cover its cost and earn profit. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, कि ये वाली जो फर्म है जिसके हमने बारे में पढ़ा था कि वो भी तो मार्केट के कंपटीशन में सर्वाइव होने की कोशिश कर रही है, यानी एक अपना एग्जिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रही है, यानी कि अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रही है। तो उसमें सिर्फ यही पूछा है इस क्वेश्चन में कि विच इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज इंडिकेटेड इन दिस स्टेटमेंट, कि कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इस सेंटेंस से दर्शा रहा है ये यानी ये लाइन। तो हमें क्या दर्शा रहा है? सर्वाइवल। सेकंड पढ़ते हैं, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द कॉम्पिटिशन विथ फॉरेन पैरामेडिकल कंपनीज देयर मार्केट शेयर टू डिक्रीजिंग, नेम द टाइप ऑफ रिस्क रिलेटेड टू द अबव स्टेटेड लाइन। इसका मतलब क्या है कि कौन सा, यानी कि मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज़ हो रहा है फॉरेन कंपनीज़ के साथ उसका, ठीक है। तो उन्होंने बोला है जिसकी वजह से उनका मार्केट का जो शेयर है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप का रिस्क वो ये लाइन दर्शा रही है, यानी ये जो सिचुएशन है दर्शा रही है। तो देखो, पुअर रिस्क तो नहीं हो सकता। यहाँ पर इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स वो स्पेकुलेटिव रिस्क है। अब स्पेकुलेटिव रिस्क है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे है स्पेकुलेटिव रिस्क, आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। देखो स्पेकुलेटिव रिस्क कैसे है, ये देखो, स्पेकुलेटिव रिस्क इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस, एग्जाम्पल चेंज इन डिमांड, प्राइस चेंज इन फैशन। इसमें ये बोला है स्पेकुलेटिव रिस्क में कि दोनों की तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी लॉस भी हो सकता है और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको लॉस ही होगा या फिर ये गारंटी नहीं कि आपको खाली प्रॉफिट ही होगा। तो इसमें भी तो यही है कि हमें नहीं पता था कि फॉरेन कंपनीज़ में या फॉरेन में
इस तरीके का कोई चेंज आएगा और हमारा उनके साथ कंपटीशन इतना बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हम लॉस में सफ़र करेंगे। तो स्पेकुलेटिव इसका आंसर है, स्पेकुलेटिव रिस्क। क्योंकि स्पेकुलेटिव का मतलब क्या है कि गारंटी नहीं है, दोनों की पॉसिबिलिटी है, या लॉस भी हो सकता है आपको और प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, नहीं क्लियर होगा तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 4 में देखिए, मैच द नेचर ऑफ सर्विसेज गिवन इन कॉलम 1 विद सुटेबल ऑप्शन इन कॉलम बी। ठीक है, बात करते हैं कॉलम बी में। इंटेंजिबिलिटी, इंटेंजिबिलिटी क्या होता है? पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर इज रिक्वायर्ड, नहीं, कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर, इसको हम स्टोर, ये भी सही बात है। ओनली कैन एक्सपीरियंस, इनकंसिस्टेंसी, परफॉर्म एक्सक्लूसिव एज पर कस्टमर चॉइस, इन्वॉल्वमेंट, इन्वेंट्री। देखो अब स्टूडेंट्स यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इसका आंसर का पता चलेगा। ए का यानी हम ये पढ़ सकते हैं, इनमें से ये डिसाइड करना है कि ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है इसका आंसर। अब वो कैसे है? पहले वाले पार्ट का ये बता रहे हैं थर्ड, चलो ये तो सही है क्योंकि इंटेंजिबिलिटी का मतलब है हम उसे खाली एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फिर ये सेकंड वाले का बता रहे हैं थर्ड नहीं, देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट का ये बता रहे हैं सेकंड, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है इसका आंसर। फर्स्ट का सेकंड थोड़ी है, थर्ड है। फिर सेकंड का ये बता रहे हैं थर्ड, वो भी गलत है क्योंकि जब स्टार्टिंग का ही गलत हो गया तो ये पूरा पार्ट ही गलत है। अब देखो स्टूडेंट्स की एक ट्रिक बताती हूँ, अगर इस तरीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है आपका एमसीक्यू, मैचिंग आ रही है आपको, अगर इस तरीके की कोई मैचिंग आ रही है तो आपको करना क्या है उस पार्ट में, उसको आपको करना क्या है, अगर आप पहले चेक कर लो, पहला वाला जो है आपका पहला वाला चेक कर लो, अगर वो गलत है तो वो पूरा पार्ट ही गलत है, ये याद रखना। अगर पहला सही है फिर पूरा एंड तक चेक करो, लेकिन अगर पहला ये वाला गलत है तो पूरा वो गलत है एंड तक, तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना, फिर नेक्स्ट पे जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट का फोर्थ भी नहीं है क्योंकि आंसर तो हमें पता है इसका क्या है, तो फोर्थ भी नहीं है तो ये वाला भी काट दो। अब सी की बात करते हैं, फर्स्ट का थर्ड, चलो ये तो सही निकल गया। सेकंड का क्या है? सेकंड। इनकंसिस्टेंसी, नहीं ये गलत है। थर्ड का क्या बता रहे हैं? फोर्थ बता रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट, ये भी नहीं है। ठीक है, फोर्थ का क्या है? फर्स्ट, ये भी नहीं है। अब देखो ये लास्ट वाला बचा है, फर्स्ट का थर्ड है, ये सही है, सेकंड का फोर्थ है। इनकंसिस्टेंसी, परफॉर्म एक्सक्लूसिव एज पर चॉइस। इनकंसिस्टेंसी मतलब ये कंसिस्टेंसी परफॉर्म करती है कि नहीं सर्विस, वो ऐसा नहीं है। देखो कस्टमर की चॉइस है, अगर मेरे पार्लर में कोई, जैसे मान लीजिए मेरी पार्लर है, पार्लर में कोई आ रहा है और लेडीज़ बोल रही है कि मेरा खाली फेशियल करो, तो मैं उसकी डिमांड पे ही तो फेशियल करूँगी। ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा कोई भी लेडीज़ आएगी वो फेशियल ही कराने आएगी। तो सर्विस किस पे डिपेंड करती है? वो कंसिस्टेंसी परफॉर्म नहीं होती, वो कस्टमर की चॉइस पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो ये हमारा ये है। इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है? देखो फर्स्ट बता रहे पार्टिसिपेशन कस्टमर इज रिक्वायर्ड, कि जब कस्टमर को रिक्वायर्ड होगी जब ही इसका पार्टिसिपेशन होगा, वरना इसे ऐसे ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इन्वेंट्री इसको आप स्टोर भी करके नहीं रख सकते हमेशा, तो ये वाला पार्ट क्या है स्टूडेंट्स? ये सही है, डी वाला इसका आंसर है। आंसर इज डी। फिफ्थ की अगर मैं बात करूँ, फिफ्थ में आंसर क्या है स्टूडेंट्स? से देखिए, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इसमें भी हमें रीड करके बताना है इसका आंसर क्या है। ठीक है, मिस्टर शैलेश owns an oil factory in राजस्थान ड्यू टू इलनेस ऑफ हिज पेरेंट्स लिविंग द यूके। मिस्टर शैलेश है कोई, उसने अपनी खुद की फैक्ट्री खोली है राजस्थान में क्योंकि उसके पेरेंट्स यूके में रहते हैं और उसके पेरेंट्स बीमार, ठीक है, लेकिन उसकी जो फैक्ट्री है वो राजस्थान में। ही हैड टू गो टू यूके, वो यूके गया क्योंकि उसके पेरेंट्स यूके में वो बीमार है। देयर ही जॉइंड अ जॉब, उसने ज्वाइन वहाँ पे जॉब क्या करी? ज्वाइन करी, ठीक है, कुछ टाइम के लिए। ही आस्क हिज फ्रेंड मिस्टर विजय अरोड़ा टू टेक चार्ज ऑफ हिज कंपनी टिल ही रिटर्न्स टू इंडिया। उसने कहा अपने फ्रेंड को कि इतने मैं आऊँ, आप मेरी जो फैक्ट्री है, मेरी जो ऑयल की फैक्ट्री है उसका कुछ चार्ज लीजिए, मतलब उसे संभालिए कुछ टाइम के लिए, इतने मैं इंडिया रिटर्न आऊँ। ठीक है, मिस्टर विजय टुक अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्री। मिस्टर विजय ने अपनी फैक्ट्री के लिए फायर इंश्योरेंस कराया फ्रॉम जोखिम फायर इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड। किससे इंश्योरेंस कराया? जोखिम फ्री फायर इंश्योरेंस लिमिटेड। अ मंथ बिफोर ही गेट द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ही रिसीव्ड अ नोटिस, कि जब उसने फायर इंश्योरेंस कराने से पहले, उसको एक महीने पहले, मंथ बिफोर ही गॉट अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस कराने से पहले एक महीने पहले उसको एक नोटिस आया था
ही रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के यहाँ से एक नोटिस मिला था टू गेट द वायरिंग ऑफ द कंपनी की वायरिंग करने के लिए उसे एक नोटिस मिला था कि वो अपनी कंपनी के लिए अपनी जो फैक्ट्री है उसके अंदर वायरिंग ठीक करा ले। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ भी छुपाना नहीं है उस टाइम पर, ठीक है। तो उसको क्या, एक वो लेटर आया, एक नोटिस मिला कि आप अपनी जो फैक्ट्री है उसमें जो वायरिंग की प्रॉब्लम है उसे ठीक करा लीजिए इंश्योरेंस कराने से 1 महीने पहले, टू गेट द वायरिंग ऑफ द कंपनी रिपेयर। ही डिड नॉट इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी, उसने इंश्योरेंस कंपनी को बताया ही नहीं कि मुझे इस तरीके का कोई नोटिस आया अबाउट इट। ही डिड नॉट गेट द वायरिंग ऑफ द फैक्ट्री रिपेयर, उसने रिपेयर भी नहीं कराया अपनी वायरिंग, ठीक है, ना तो रिपेयर कराई ना उसने कंपनी को बताया कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम, मुझे नोटिस आया। आफ्टर 5 months ऑफ द टेकिंग द पॉलिसी द फैक्ट्री कॉट फायर ड्यू टू फॉल्टी वायरिंग। अब हुआ क्या, इंश्योरेंस लेने के 5 महीने बाद उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। किस वजह से, कि उसके वायरिंग में कुछ फॉल्ट था। अब देखिए क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर विजय टुक अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्री फ्रॉम जोखिम फ्री इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, विच प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज रिलेवेंट हियर। यहाँ पर उस बताना है कि मिस्टर विजय ने क्या लिया, फायर इंश्योरेंस लिया अपनी कंपनी से रिलेटेड, अपनी कंपनी किससे, जोखिम फ्री इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड से। अब ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस रिलेवेंट करता है। यहाँ पर रिलेवेंट जो करता है वो करता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि जो उसका ओनर है वही तो ले रहा है, वही तो फायर इंश्योरेंस करा रहा है, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। ही डिड नॉट इन्फॉर्म द इंश्योरेंस कंपनी अबाउट इट, उसने अब इंश्योरेंस कंपनी को इस बारे में इन्फॉर्म किया ही नहीं। किस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, कि उसके पास नोटिस आया है और उसका जो है नोटिस आया है कि वायरिंग करा लीजिए रिपेयर। अब इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया कि कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है वो बताना, आइडेंटिफाई करना है। वॉयलेट का मतलब है उल्लंघन किस प्रिंसिपल का हो रहा है, वो फॉलो नहीं हो रहा है प्रिंसिपल। यहाँ पर स्टूडेंट्स एटमोस्ट गुड फेथ, यहाँ पर इस अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो मैंने आपको समझाया था उस पार्ट में, ये बताया था एटमोस्ट गुड फेथ में कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के एग्रीमेंट के टाइम पे कुछ भी छुपाना नहीं है, सारी चीज़ बतानी है। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, अगर आपको कोई बीमारी है तो आप वो भी बताइए, जैसे कि आप कैंसर के मरीज़ हैं, आपको डायबिटीज़ है वो भी बताइए। अगर आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको कुछ भी चीज़ नहीं छुपानी है, अपनी फैक्ट्री, अपने वर्कर्स और अपने आप से रिलेटेड, ठीक है, ये इसका आंसर है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट पे इसके। ही डिड नॉट गेट द वायरिंग डन, उसने अपनी वायरिंग डन नहीं कराई थी। नेम द रिलेटेड प्रिंसिपल्स नोट फॉलोड मिस्टर विजय अरोड़ा इन द अबव स्टेटमेंट। ये बता रहे उसने वायरिंग नहीं करवाई थी, ठीक, उसे नोटिस आया था जब भी। अब यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर, मिस्टर विजय अरोड़ा के द्वारा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स नहीं हो रहा मिटिगेशन। मिटिगेशन कैसे, अकॉर्डिंग टू मिटिगेशन प्रिंसिपल, मैं आपको इसका बता देती हूँ। According to this principle, the insured must take care of his property or subject matter of insurance in the same way as he would take care without taking the insurance पॉलिसी, ठीक है। इसमें ये बोला गया इस प्रिंसिपल में कि आपको अपनी प्रॉपर्टी की केयर उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से आप इंश्योरेंस कराने से पहले करते। अब यहाँ पे हुआ क्या कि उसने सोचा कि भाई इंश्योरेंस तो मैंने करा ही रखा है, अगर मेरा जो भी लॉस होगा मुझे मिल जाएगा, मैं क्यों वायरिंग पे पैसा खर्च करूँ, ठीक है। अब ये बात गलत है, यहाँ पर प्रिंसिपल वॉयलेट हुआ है मिटिगेशन का। अब अगर कंपनी को ये पता चलेगा कि आपको नोटिस आया था, आपने जब भी रिपेयर नहीं कराया, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा कंपनसेशन क्लेम, चाहे आप कोर्ट के धक्के खाओ, चाहे आप किसी वकील को हायर करो, कुछ भी करो, कुछ भी इलीगल तरीके से लेना चाहो पैसा, तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने वहाँ पे छुपाया। और दूसरी बात, आपने रिपेयरिंग भी नहीं कराई और ऊपर से आपने प्रॉपर्टी को अपनी बचाया भी नहीं, बचाने की कोशिश भी नहीं की, तो यहाँ पर आपने प्रिंसिपल वॉयलेट किया। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। मैच द फॉलोइंग प्राइमरी पर्पस ऑफ फॉलोइंग वेरिएंट्स ऑफ ई बिजनेस गिवन इन कॉलम 1 विथ सुटेबल ऑप्शन गिवन इन कॉलम 2। अब आप ये बताइएगा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये चैप्टर है हमारा 6, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। पहला है हमारा, यहाँ से देखना है हमें, ए पार्ट सही है, बी पार्ट सही है, सी पार्ट सही है, डी पार्ट सही है। अब वो कैसे पता लगाएंगे, पहले ए को चेक करते हैं। पहले का बताया इन्होंने सेकंड। C2C का मतलब क्या है, C2C का मतलब है कस्टमर टू कस्टमर,
कस्टमर टू कस्टमर। तो इन्होंने बताया सेकंड, फर्म कंडक्टिंग मार्केट सर्वे। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। C2C का मतलब यहाँ पे कस्टमर एक दूसरे को आपस में सेलिंग एंड परचेजिंग करें। फिर बताया इन्होंने सेकंड का थर्ड तो है ही नहीं, ठीक है। फर्म इंट्रैक्शन विद एम्प्लॉयज़, ये तो है ही नहीं, ये तो इंट्रा भी है कि बिजनेस अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बात करना चाह रहा है, बिजनेस का मैनेजमेंट, ठीक है। फिर उन्होंने बताया थर्ड का फोर्थ तो है ही नहीं, ये तो इसका आंसर है फोर्थ, ठीक है। तो ये पूरा गलत हो गया क्योंकि स्टार्टिंग का ही गलत है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, स्टार्टिंग में ही चेक कर लो। अब बी पार्ट है, बी पार्ट में इसका आंसर बिल्कुल सही दे रखा है, फर्स्ट का फोर्थ दे रखा है, सेल ऑफ गुड्स, ऐसा है, ठीक है। जैसे OLX हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल है इसका। लेकिन सेकंड का इन्होंने क्या दे रखा है, सेकंड दे रखा है, फर्म कंडक्ट इंट्रा भी नहीं, इसका आंसर ये है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उन्होंने दे रखा है थर्ड का फर्स्ट, B2B, नहीं, ये भी नहीं है, इसका आंसर तो ये है। फिर उन्होंने दे रखा है फोर्थ का थर्ड, ये तो है ही नहीं, फोर्थ का थर्ड तो इसका आंसर है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है स्टूडेंट। फिर इन्होंने दे रखा है C, ये भी गलत है क्योंकि स्टार्टिंग का ही गलत है, तो ये तो हम मान ही नहीं सकते। बचा D, ये इसका आंसर है स्टूडेंट्स। अब देखो कैसे, इन्होंने फर्स्ट का क्या दे रखा है, फोर्थ दे रखा है, बिल्कुल सही है, फर्स्ट का फोर्थ आंसर है, ठीक है। सेकंड का इन्होंने थर्ड दे रखा है, बिल्कुल सही आंसर है। फर्म इंट्रैक्शन विद एम्प्लॉयज़ की फर्म अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्या करते हैं, इंट्रैक्ट करते हैं, इंट्रा बी के अंदर। फिर इन्होंने थर्ड का क्या दे रखा है, B2C, फर्म कंडक्टिंग मार्केट सर्वे। मार्केट सर्वे में क्या होता है कि वो कस्टमर के साथ मिलते हैं, नए नए कस्टमर के साथ, तो B2C यानी बिजनेस टू कस्टमर। और फोर्थ का इन्होंने क्या दे रखा, फर्स्ट, फर्म इंट्रैक्टिंग विद अनदर फर्म, ठीक है, B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, इसका क्या है, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बात करते हैं दूसरे 7th क्वेश्चन की, ठीक है। एम्प्लॉयज़, अब देखो यहाँ से बिल्कुल सेम तरीका अपनाना है, ऊपर नहीं पढ़ना है हमें, यहाँ से स्टार्ट करना है पढ़ना, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल सही है और इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो यही तरीका बिल्कुल अपनाना। ए पार्ट से पता लगाते हैं, फर्स्ट का सेकंड, एम्प्लॉयज़ को, ये 6 चैप्टर का पार्ट है स्टूडेंट्स, यानी इन्होंने फर्स्ट का आंसर क्या दे रखा है, सेकंड बता रखा है, टू प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशन सेटिस्फैक्ट्री रेमुनरेशन, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर है स्टूडेंट्स। कि एम्प्लॉयज़ के लिए प्रति क्या बनती है बिजनेस की जिम्मेदारी, कि उन्हें अच्छी कंडीशन प्रोवाइड की जाए काम करने के लिए, वहाँ गर्मी ना हो, वहाँ कोई खतरा ना हो, आग लगने का खतरा ना हो, तो ये सारी जिम्मेदारी बनती है बिजनेस की। फिर उन्होंने सेकेंड पार्ट का क्या दे रखा है, थर्ड दे रखा है, यानी ये दे रखा है, कंज्यूमर के लिए टू जनरेट मोर एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटीज़, ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है, ये नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, ये दे रखा है, टू प्रोवाइड द डिज़ायर्ड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कस्टमर के लिए क्या वो बनती है उसकी सर्विस, एक बिजनेस के लिए क्या जिम्मेदारी बनती है कि कस्टमर को यानी कंज्यूमर का अच्छा प्रोडक्ट दे और रीजनेबल प्राइस पे दे, ठीक है। फिर उन्होंने क्या दे रखा, थर्ड के लिए सेकंड दे रखा है, ये तो इसका आंसर है ही नहीं क्योंकि सेकंड तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स। फिर बात करते हैं, इन्होंने फोर्थ के लिए दे रखा है फर्स्ट, ये इसका आंसर है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। बात करते हैं, फर्स्ट का फोर्थ दे रखा है इन्होंने, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि इसका आंसर तो सेकंड है, तो इसे तो भूल ही जाइए, इसका आंसर है स्टूडेंट्स ये। फर्स्ट का इन्होंने थर्ड दे रखा, बिल्कुल सही है। एक मिनट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के लिए क्या ये हेल्प कर सकता है कि मोर से मोर अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सके, ताकि गवर्नमेंट के लिए कि जो पॉवर्टी है और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की प्रॉब्लम है वो कम हो सके। गवर्नमेंट के लिए बिज़नेस ये हेल्प कर सकता है, बैकवर्ड एरियाज़ में जाके बिज़नेस स्टैब्लिश कर सकता है, तो उससे क्या होगा, मोर जनरेट होगी अपॉर्चुनिटीज़, वो भी एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। फोर्थ के लिए क्या है कि टू रिस्पेक्ट, देखो स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर होगा गवर्नमेंट, और ये देखो ये भी हो सकता है इसका आंसर, लेकिन ज़्यादा ये होगा कि सारे जो भी गवर्नमेंट के बनाए द्वारा लॉज एंड रूल्स हैं उन्हें फॉलो करे एक बिज़नेस, ठीक है। कम्युनिटी के लिए क्या होगा, यानी हमारी जो सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए हम क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सके। वैसे इसका ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट की एक तरीके से हेल्प करना अपॉर्चुनिटी जनरेट करके, लेकिन अगर ये दिख रहा है ना इसके सामने, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इसका होगा कंप्लीट स्टूडेंट, ठीक है। बात करते हैं
8th क्वेश्चन की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखिएगा। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सेम। ठीक है, बताना है, इसे पढ़कर इनके आंसर्स देने हैं। मधु, हिमांशु एंड मयंक आफ्टर कंप्लीटिंग BA in civil engineering have jointly taken a project of constructing 3 government schools buildings। क्या लिया उन्होंने? प्रोजेक्ट लिया। मैं इसका हिंदी मीनिंग बता देती हूँ। मधु, हिमांशु, मयंक, ये 3 लोग हैं। इन्होंने अपना BA सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद एक प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया, क्या कंस्ट्रक्ट करने का? 3 गवर्नमेंट स्कूल की बिल्डिंग, यानी सरकारी स्कूल, 3 सरकारी स्कूल की बिल्डिंग्स को इन्होंने कंस्ट्रक्ट करने का एक प्रोजेक्ट लिया। यानी कुछ ये मान लीजिए कि कुछ टाइम के लिए, कुछ तब तक वो पूरा नहीं हो जाता जब तक के लिए। उसके बाद क्या दे रखा है? अपने गांव के पास ही उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया। ठीक है, अब विद इन द टाइम पीरियड ऑफ 6 मंथ, वो भी 6 मंथ का था प्रोजेक्ट का जो टाइम था। 6 मंथ के बाद वो जो ख़त्म था, वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता। एज़ पर द रिटन एग्रीमेंट बिटवीन दैम, उनके बीच में एक रिटन एग्रीमेंट हुआ, उन तीनों के बीच में। ओनली मधु, मयंक विल कॉन्ट्रीब्यूट, खाली मयंक और मधु ही कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे उस पार्टनरशिप में। दिस कैपिटल, वही लोग कैपिटल कंप्लीट करेंगे। एंड टेक ऑल मैनेजरियल डिसीजन, वही लोग डिसीजन लेंगे। वेयर एज हिमांशु विल कॉन्ट्रीब्यूट कैपिटल ओनली बट विल नॉट बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट। हिमांशु कॉन्ट्रीब्यूट तो करेगा, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट, पैसा तो लगाएगा, लेकिन वो कुछ काम नहीं करेगा, ना टाइम पे रिपोर्टिंग करेगा, ना टाइम बिजनेस का कोई भी काम नहीं करेगा, खाली कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करेगा हिमांशु। ठीक है, ठीक है। Whereas Himanshu will contribute capital only but will not be actively involved in management, कि वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा लेकिन एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेगा बिजनेस के अंदर। अब पहले पार्ट का आंसर देना है स्टूडेंट। स्पेसिफाई द काइंड ऑफ पार्टनरशिप मेंशन्ड इन द अबव केस, कि कौन सी टाइप की पार्टनरशिप आपको नज़र आ रही है ऊपर। लिमिटेड पार्टनरशिप नहीं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप हाँ हो सकता है, पार्टनरशिप एट विल अपनी इच्छा से, ये भी हो सकता है। जनरल पार्टनरशिप नहीं, ऐसा तो नहीं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? पर्टिकुलर पार्टनरशिप है इसका आंसर। पता है कैसे? अब देखिए, मैं इसको आपको फिर एक बार दिखा देती हूँ, इससे क्या आपको क्लियर हो जाएगा ये कि देखो, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। द पार्टनरशिप विच इज़ फॉर्म टू कैरी ऑन अ पर्टिकुलर वेंचर इज नोन एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू, यानी ये जो पार्टनरशिप बनाई जाती है एक स्पेशल वेंचर के लिए बनाई जाती है, यानी कि इसका एक स्पेशल पर्पस होता है कि उस पर्पस कंप्लीट होने के बाद ये ख़त्म हो जाती है, यानी पर्टिकुलर वेंचर। ठीक है, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कम्स टू एन ऑटोमेटिकली ऑन कंप्लीटिंग दैट वेंचर। अब देखिए इसका एग्जांपल देखिए। इफ़ 2 पर्सन जॉइंटली गेट अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन अ ब्रिज, दीज 2 पर्सन मे बी फॉर्म अ पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज। कि एक एग्जांपल दे रखा है कि 2 इंसान एक एग्रीमेंट बना रहे हैं, एक पार्टनरशिप बना रहे हैं कि एक बिल्डिंग उन्हें कंस्ट्रक्ट करनी, एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है। When bridge gets constructed and is ready, then partnership automatically comes to an end। जब ये ब्रिज ख़त्म हो जाएगा, बन के ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद अपने आप ही ये पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, यानी ख़त्म होने को आएगी अपने आप ही। ठीक है, तो यही इसमें बोला गया है। ये देखो, ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। अब बात करते हैं, नेम द रिटन एग्रीमेंट विच डिफाइंस द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द सच पार्टनरशिप। उस एग्रीमेंट का नाम बताना है, उस रिटन एग्रीमेंट का नाम बताना है जो पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन को डिफाइन करता है, यानी बताता है कि उसमें इस पार्टनर की क्या जिम्मेदारी, इस पार्टनर को कितना शेयर आएगा, इस पार्टनर को कितनी सैलरी दी जाएगी, इस पार्टनर को कितना कमीशन दिया जाएगा, किस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे, सब कुछ उसके अंदर होता है। तो MOV तो नहीं करता, MOA भी नहीं करता, पार्टनरशिप डीड है इसका आंसर। पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन का मतलब स्टूडेंट्स की वो रजिस्टर्ड हुई है, मतलब एक फर्म जो है एक पार्टनरशिप रजिस्टर्ड हुई है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर क्या है? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड ऐसी एग्रीमेंट है, इसको बोला जाता है, रिटन एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर पार्टनरशिप की सारी टर्म्स एंड कंडीशन अवेलेबल होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में बस इतना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस के साथ। अगर आप किसी और वीडियो की इसी तरीके की वीडियो के टर्म 1 के ऊपर डिमांड करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए अवेलेबल हो जाऊंगी उस नेक्स्ट वीडियो के लिए। वैसे मैंने सिर्फ अब आइडिया देने के लिए बताया था, ये वीडियो बनाई थी ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं कि इसी चैप्टर में से कितने के ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, जितने मैंने बताए वही क्वेश्चन आएंगे, सेम क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर आप टर्म 1 से रिलेटेड और कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा, और वीडियो को बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।